हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, वो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है इतिहास जानने के स्रोत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम किन किन स्रोतों से जान सकते हैं। अब इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है? क्यों इतिहास को पढ़ने से हमें एक बात पता चलती है, इतिहास के बारे में जानने से हमें एक बात पता चलती है कि हमारी जो सभ्यता है उसका जो क्रमिक विकास है वो किस तरीके से हुआ है, क्या क्या समय के साथ में क्या क्या बदलाव हुए और किस तरीके से प्राचीन समय के जो लोग हैं वो क्या काम करते थे, किस तरीके से रहते थे। ये सारी बातें जो हैं वो हमें इतिहास के बारे में जानने से पता चलती है। तो इस चैप्टर में हम इतिहास के उन स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुरातात्विक स्रोत को। अब पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। मतलब उस समय जो लोग थे, उस समय के जो भी, जैसे कि स्मारक हो गए, उस समय के अभिलेख हो गए, उस समय की मुद्रा हो गई, उस समय कौन कौन सी कलाकृतियां बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उत्खनन के द्वारा हमें मिलती हैं और उनसे हम पता लगाते हैं कि उस समय के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके से उनका जीवन यापन चला करता था। ये सारी बातें जो हैं वो उस समय की जो भी सामग्री हमें मिलती है उसका अध्ययन करके जो हमें पता चलता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इन ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। मान लो उस समय के हमें कुछ बर्तन मिले, तो उस समय प्राचीन काल के राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में प्राचीन समय में जो लोग रहते थे उस समय के मान लो हमें कोई बर्तन मिले। अब उसको हम कार्बन डेटिंग कोई भी प्रोसीजर अपना करके सबसे पहले तो उसका समय काल पता करेंगे, फिर हम पता करेंगे कि ये जो बर्तन है वो किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, पकी हुई मिट्टी से बने हुए हैं या फिर धातु से बने हुए हैं। धातु से बने हुए हैं तो कौन सी धातु से बने हुए हैं। अब इससे क्या होगा कि जब धातु से बर्तन बना हुआ है तो उससे हम पता करेंगे कि अच्छा ये धातु यहाँ पर मिलती थी या नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी तो कहाँ से ये लोग लाते थे तो फिर किस तरीके से उनका व्यापार हुआ करता था। ये सारी बातें जो है इससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वो व्यापार में बिलीव करते थे या नहीं करते थे, या फिर उनको धातु का ज्ञान था या नहीं था। ये सारी बातें ऐसे ही तो पता चलती है ना। तो उस समय का जो जनजीवन है, उस समय के जो लोग थे उनका किस तरीके से जीवन था, इसके बारे में हमें पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि अभी हमने देखा अभिलेखों का अध्ययन करके, मुद्राओं का अध्ययन करके, स्मारकों का अध्ययन करके। तो इनमें से अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के जो प्रकार हैं उनके बारे में सबसे पहला है अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर, भवनों गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों, इनके में जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता था। और वो उस टाइम का जो लिखा हुआ हमें आज मिलता है उसको पढ़ करके हम पता करते हैं कि अच्छा उस टाइम ये राजा था, उस तरीके से उनका जो राज्य था उसमें ये मंत्री हुआ करते थे, ये सिपाही हुआ करते थे। ये सारी बातें उसमें पता चलती हैं। आप इस तरीके से समझो ना, आज आपके आसपास वाले एरिया में मान लो कोई सड़क का उद्घाटन हो रहा है, तो सड़क के उद्घाटन में आप क्या देखते हो? वो जो सड़क है वो कब बनना शुरू हुई, कितने उसमें खर्चा आया, कब वो बनना खत्म हुई, कितना उसमें और भी जो है इनपुट है वो लगा, क्या क्या उसमें सीमेंट लगी, ये सारी बातें, किसने उसका उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्र जो है, राष्ट्रीय जो योजनाएं उसके अधीन उसको बनाया गया है, राज्य की योजनाओं के अधीन बनाया गया है। तो ये चीजें हमें शो करती हैं। जैसे आज हम उस पत्थर को पढ़ करके पूरा पता लगा सकते हैं, सेम उसी तरीके से उस समय में भी जो लोग थे, प्रभावशाली लोग रहे होंगे, राजा रहे होंगे, या जो आम लोग हैं वो भी अपना इस तरीके से कुछ लिखते होंगे, या सिर्फ प्रभावशाली लोग ही अपने अधीन कुछ लोगों को रखवा करके इस तरीके के लिखवाते थे। ये सारी बातें इससे हमें पता चलती हैं। अब अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, इनकी इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, ये जो अभिलेख है वो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं।
इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथि, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखो, इन अभिलेखों को पढ़ करके ही तो हमने जो एक इतिहास का जो एक टाइम लाइन है वो बनाया है ना, कि अच्छा इस टाइम में ये राजा था, फिर एक तरीके से और जगह से हमें कुछ और मिला, फिर हमने उसको रिलेट करने की कोशिश की। तो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसी तरीके से हमारे इतिहास का पता लगाया है। ओके, साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं प्रशस्ति। ये दो इंपोर्टेंट वर्ड हो गए। प्रशस्ति लेकर के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि प्रशस्ति होती क्या है। तो प्रशंसा में जिन अभिलेखों को लिखा गया, मतलब स्पेसिफिक किसी राजा के बारे में कुछ बात लिखी गई कि ये राजा बहुत दानी था, इस राजा ने इतना इतना दान किया, ये काम किया, तो स्पेसिफिक उस राजा को फोकस करके वो अभिलेख लिखा गया, तो उसको बोल देते हैं प्रशस्ति। तो अभिलेखों की उपयोगिता हमें पता चल गई, उस समय के बारे में सारी बातें हमें पता चल जाती है कि अच्छा इस राजा ने ये युद्ध किए, इसमें इसने जीत हासिल की, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। अब कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। ये 6th क्लास की हमारा राजस्थान बुक है। अब जैसे जैसे हम 12th क्लास तक जाएंगे तो इसमें जो ये अभिलेख हैं इनके बारे में और भी विस्तृत तरीके से उनमें बताया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। प्रमुख अभिलेखों में अगर हम देखें तो नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा, बरनाला अभिलेख, सामोली अभिलेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख प्रतिहारों के बारे में और बिजोलिया शिलालेख जो है वो चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख जो है उसे रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। रावल आप सभी को पता होगा ना, मेवाड़ में जो वंश है जिसने यहाँ पर राज्य किया था। पहले रावल शाखा थी, फिर राणा शाखा आ गई थी। इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर रखा है। आप जाकर के मेवाड़ का जो इतिहास है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, आप जाकर के उसको व्यू कर सकते हो। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है स्मारक। ये जो है पुरातात्विक स्रोतों के ही प्रकार है। तो राजस्थान में विभिन्न स्मारक हैं और उनमें सबसे प्रमुख है दुर्ग। राजस्थान में चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि के दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है उस समय की स्थापत्य कला के बारे में कि अच्छा इस तरीके से कारीगरी थी, धार्मिक विश्वास किस किस भगवान को उस समय पूजते थे, उपासना पद्धति कैसे कैसे पूजा करते थे, इन सभी के बारे में ये सारी चीजें हमें बताते हैं। नेक्स्ट है मुद्राएं। मुद्राओं और सिक्कों, इनकी छापों, प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु का उसमें यूज किया गया है किसी भी सिक्के को बनाने। मान लो मिट्टी के सिक्के हैं, मान लो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तो इससे पता चलेगा ना कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। और इन मुद्राओं पर वो कुछ भी अपना नाम लिखते थे, सन लिखते थे, संवत लिखते थे, लिपि कुछ भाषा लिपि, इसके बारे में भी पता चलता है। सिक्के जो है वो राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी हैं, जो अभी हमने देखा किस तरीके से उनकी शक्ति इसमें पता चलती थी। आहड़, रेड, बैराठ, रंगमैल, सांबर जो है सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, कुहिल आदि वंश के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है बर्तन और कलाकृतियां। तो उस समय के जो हमें बर्तन मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी धातुओं का यूज किया जाता था, कौन सी पोलिस का किस तरीके से बनाए जाते थे, किस तरीके से जो है वो हमें उस समय की कलाकृतियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर में है और काकनी नदी के किनारे है, ये वहाँ की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा जयपुर में, नौ भरतपुर में, यहाँ से काले और लाल मृदभांड, आहड़ और गिलूंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र मतलब तांबे के बड़े बड़े पत्रों पर खोदे गए जो लेख होते हैं उनको, मतलब तांबे के बड़े बड़े पत्रे, उन पर कुछ लिख दिया तो उसको बोलते हैं ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र है वो ज्यादातर दान पुण्य से संबंधित थे। मतलब इसमें जो शासक है वो अपनी भाषा में जिस भी पर्व पर भूमि दान या कुछ और दान करते थे उसके बारे में इसमें बताया हुआ है ताम्रपत्रों के ऊपर। ये हमने देख लिए पुरातात्विक स्रोत। अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका जो है, मतलब जो किताबें लिखी हुई हैं उससे भी हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं इतिहास के बारे में।
संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत, तो ये लेखक है और इनकी बुक है, इसको लेकर के राजस्थान में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बुक, राइटर और बुक का नाम ये आपको पता होना चाहिए। तो जयानक कृत ने लिखी थी भाई पृथ्वीराज विजय। इससे चौहानों की उपलब्धियों का पता चलता है। ये भी पूछ लेते हैं कि इस बुक से हमें किसके बारे में पता चलता है। नयन चंद्र सूरी ने बुक लिखी थी हमीर महाकाव्य। इससे चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर विजय की थी उसके बारे में और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास और खिड़िया जग्गा कृत वचनिका, ये इंपॉर्टेंट बुक है और इनके राइटर का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इनका भी काफी ज्यादा उल्लेख है। ख्यात विषयक साहित्य में अगर हम देखें तो प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तावारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कवि राजा श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेवू कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर, इंपॉर्टेंट उनकी बुक्स, ये सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने ये भी देखा कि इतिहास के बारे में हमें 2 स्रोतों से पता चलता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल की जो बुक आएंगी उनमें इनके बारे में और भी डिटेल्ड में बातें बताई रहेंगी। ये कर्नल जेम्स टोड, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये कवि राजा श्यामलदास। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली है। अभिलेख क्या होते हैं? ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन खुदाई करने से, और मृदभांड मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण खालिस्तान का शिलालेख जो है रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो चीरवा का शिलालेख जो है, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आप दे सकते हो। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वो वोल्केनो RAS अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। ओके, थैंक यू।